हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रीवियस दो वीडियो में हम नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल स्कूल के बारे में बात कर चुके थे। साथ ही साथ हम ये भी देख चुके थे कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसका इंडिया पे कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है और इंडिया में है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल पे। Foundation of knowledge is in contemporary era. Laws are the creator of interaction between the people and the local situation and the condition of the people and the condition of people. अब बेसिकली देखो, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल जो है जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो बात करती है कि जो लॉज होते हैं वो लोकल नीड के हिसाब से होते हैं। ठीक है, पूरी सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे नेचुरल लॉ क्या बोलता है, नेचुरल लॉ स्कूल बोल रही थी कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सली होते हैं, कुछ मॉरालिटी पे बेस्ड कुछ लॉ होते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल लॉ स्कूल बोलता है कि लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते यूनिवर्सली एप्लीकेबल? क्योंकि हर सोसाइटी की अलग अलग नीड है, हर सोसाइटी में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो उस हिसाब से लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक क्रक्स मालूम पड़ गया। तो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल किसके बारे में बात कर रहा है? लॉज आर द क्रिएशन बिटवीन द लोकल सिचुएशन एंड द कंडीशन ऑफ पीपल। मतलब लोकल सिचुएशन क्या है और वहां के लोगों की कंडीशन कैसी है, वहां के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कुछ दूसरी हो, इस क्षेत्र के लोग गरीब हो और उनकी समस्याएं कुछ दूसरी हो। साथ ही साथ अगर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर जाए तो एक जो दूसरा क्षेत्र है वहां पे लोगों की नीड अलग हो, वहां पे लोग बहुत अमीर हो और उनकी कुछ दूसरी मांगे हो सरकार से, तो यहाँ पे कुछ दूसरे लॉज बनाए जाएंगे और जो क्षेत्र जहाँ पे सारे अमीर लोग हैं वहां पे कुछ दूसरे लॉ बनाए जाएंगे। तो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल बात कर रही है कि लॉज आर द creation of interaction between the local situation and the condition of people. Law should conform to the local needs and the feeling of society. Criticize natural law schools and positivism. अब ये बोल रहे हैं कि जो लॉ होते हैं वो लोकल नीड्स और फीलिंग ऑफ द सोसाइटी पे बेस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि क्या है, वो नेचुरल लॉ स्कूल और पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। पॉजिटिविज्म मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनालिटिकल लॉ स्कूल को, जहां लॉज जो होते हैं वो सोवरेन का कमांड होते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो किंग ने बोल दिया या जो सोवरेन ने बोल दिया वही लॉ बन गया। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है भैया, लेकिन किंग अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता। किंग बोलेगा तो लोकल सिचुएशन के हिसाब से बोलेगा, उस सोसाइटी की नीड क्या है उस हिसाब से बोलेगा। क्लियर है? ठीक है, फिर इसमें हम जो देखते हैं, जो एक जिन्हें हम फादर कह सकते हैं, ऑल्दो सबसे पहले हम देखें तो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के जो पहले जो हम थिंकर्स थे वो मॉन्टेस्क्यू थे, जो उनकी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज थी उसमें वो बोलते हैं कि लॉज जो होते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जिस थिंकर का हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे सावेगनी का। ठीक है, फ्रेडरिच कार्ल वॉन सावेगनी। सावेगनी को हम फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हिस्टोरिकल स्कूल में। इन्होंने एक थ्योरी दी है, बेसिकली वो थ्योरी क्या है? वोक्स जिस्ट थ्योरी। वो ठीक है, या कॉन्सेप्ट कह लो या थ्योरी कह लो, वो थ्योरी कौन सी हो गई? वोक जिस्ट थ्योरी। अब वोक मतलब क्या होता है? वोक मतलब होता है पीपल एंड जिस्ट मतलब होता है देयर कॉमन विल। The law has roots in the general will or general conscience of the people. तो बेसिकली सावेगनी क्या कहना चाह रहे हैं? सावेगनी कहना चाह रहे हैं कि जो लॉ होता है भैया वो पीपल के कॉमन विल, मतलब जो लोगों की इच्छा होती है, उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी इच्छा के बेसिस पे बनता है कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। लोग ऐसे फालतू तो इच्छा नहीं करेंगे ना, उनको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो उस लॉ का डिमांड करेंगे। तो वो बोलते हैं, वो वॉक जिस्ट की कॉन्सेप्ट देते हैं और वो बोलते हैं कि जो लॉज होंगे वो लोगों के जनरल कंसाइंस, जो लोगों के अंतरात्मा, जो लोगों की जनरल विल, जो उनकी इच्छा होगी उसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, बेसिकली हम अगर इसका हिस्टोरिकल पीरियड में जाए तो यहाँ पे बेसिकली यही था कि यहाँ पे जर्मनी पहले देखें तो जर्मनी बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था, तो सब में अलग अलग लॉज थे। लेकिन बीच में एक बार मांग ये उठने लग गई कि क्यों ना पूरे जर्मनी में एक ही लॉ लगाया जाए। तब सावेगनी ने उसे क्रिटिसाइज किया था और सावेगनी ने ये वाला अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं, अलग अलग लॉज ही रहना चाहिए। वो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हर सोसाइटी की अलग अलग नीड है, तो उसके हिसाब से लॉज रहना चाहिए।
ठीक है। The main feature of Savigny Historical School of Jurisprudence can be summarized as follows. अब इसके मेन फीचर्स क्या है जो साविगनी ने जो हमें बताया है, उनके मेन फीचर्स क्या हैं हिस्टोरिकल लॉ स्कूल्स में, एक एक करके हम उनको देखते हैं। बाकी आप एक समझ चुके हैं, ठीक है, एक आपको समझ में आ गया है कि साविगनी कहना क्या चाह रहे हैं। लॉ शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल एंड देयर कस्टम। जो लोगों की जो कॉमन स्पिरिट है, जो लोगों के अपने कस्टम है, वो उनका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लॉ ऐसा नहीं है कि राजा ने बोल दिया है तो लॉ बन गया, जैसा कि एनालिटिकल स्कूल बोल रही थी कि जो लॉ जो है वो सोवरेन का कमांड के बेसिस पे बन रहा है, वो लॉ नहीं है। या लॉ वो नहीं है जो मोरालिटी या उन सारी चीजों पे बना है, या कोई डिवाइन या कोई हायर अथॉरिटी के बेसिस पे है, जैसा कि हमने नेचुरल लॉ स्कूल में देखा था, तो वो भी लॉ नहीं है। लॉ क्या होगा? लॉ रिफ्लेक्शन है। किसका रिफ्लेक्शन है? लॉ कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल एंड देयर कस्टम का एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका रिफ्लेक्शन है, उनके जो कस्टम्स होते हैं लोगों के, जो उनके स्पिरिट्स है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी जनरल विल है, उसके बेसिस पे लॉ बना है। Law is not universal, it is particular like the language of a particular society. अब बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, देखो उन्होंने कहा है लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। लॉ यूनिवर्सल नहीं है। एक लॉ पूरे वर्ल्ड पे कैसे लागू होगा आप खुद सोचिए, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। हर कंट्री की, हर सोसाइटी की अपनी अपनी नीड है और हर सरकार उस नीड के हिसाब से लॉ बनाती है, ठीक है। सो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, वो सभी जगह लागू नहीं हो सकता, हर सोसाइटी की अपनी अपनी नीड के हिसाब से होगा। इट इज लाइक अ लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज अलग अलग हो जाती हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी की, पर्टिकुलर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाती हैं, उसी हिसाब से लॉ है कि अलग अलग लॉ रहना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ मत एप्लीकेबल कीजिए आप। लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट हैज रिलेशनशिप विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। लॉ ऐसा नहीं है कि मतलब सोवरेन का मन हो गया है और सोवरेन ने बना दिया है, ठीक है। लॉ जो होता है वो लॉ जो होता है उसका रिलेशनशिप होता है। किससे रिलेशनशिप होता है? लॉ का रिलेशनशिप होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आप आज की तारीख में देखिए, हमारी जो सरकारें कानून बनाती है, पहले से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंट कानून बनाती है वो किस लिए बनाती है? कि सोसाइटी का डेवलपमेंट करना होता है। एक पर्पस तो ये होता है कि अगर कोई हमें थ्रेट वगैरह होता है तो उस हिसाब से सरकार लॉ बनाती है। दूसरा, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं जो लॉज होते हैं उनका पर्पस होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ साविगनी कह रहे हैं कि जो लॉ है उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप है किससे? डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी से। लॉ इज नॉट गिवन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर बट इट इज फाउंड और गिवन बाय द पीपल। अब यहाँ पे सीधा सीधा एनालिटिकल स्कूल को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि हमने एनालिटिकल स्कूल में ये स्टेटमेंट पढ़ा था, लॉ इज नॉट गिवन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। एनालिटिकल स्कूल क्या बोलती है? लॉ इज गिवन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, है ना। एनालिटिकल स्कूल ये बोल रही थी, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लॉ कोई ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल सुपीरियर, कोई सोवरेन, कोई सरकार, कोई ऊपर वाली अथॉरिटी से दिया गया है। लॉ वो है जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। मतलब लॉ बना सरकार ही रही है, लेकिन सरकार लोगों के हिसाब से लॉ बना रही है। सरकार अपने मन से लॉ नहीं बता रही है ना कि जाओ ये लॉ बन गया। ऐसा नहीं है जैसा कि एनालिटिकल स्कूल बोल रहा था कि जो सोवरेन ने बोल दिया वही लॉ बन गया। क्लियर है? आई होप आपको ये साविगनी के आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देन सर हेनरी जेम्स ने क्या बोला है, उनका एक फेमस वर्क है, ठीक है, हिज फेमस वर्क Ancient Law, its connection with the early history of society and its relation to the modern ideas। अब इसमें उन्होंने कुछ कहा होगा, वो क्या कहा है हम उसे देखते हैं। Main explained that the growth of law took place gradually in various stages under a static society in the following sequence। अब एक कोई भी सोसाइटी, जो सोसाइटी एकदम स्थिर है, ठीक है, उस सोसाइटी में लॉ कैसे डेवलप होता है? वो कुछ स्टेजेस से डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है हम उसको देखते हैं, वो मेन एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ ही साथ मेन ने एक कॉन्सेप्ट और दिया है, वो कॉन्सेप्ट है लीगल फिक्शन का, तो हम उसे भी देखेंगे कि मेन का लीगल फिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। पहला वो बताते हैं कि सबसे पहले जो लॉ बनता है सोसाइटी में, ठीक है, सबसे पहला जो सोसाइटी में लॉ होता है वो होता है डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ द गॉड, जजमेंट ऑफ द गॉडेस ऑफ द जस्टिस, ठीक है। पहला जो लॉ बनता है वो डिवाइन लॉ होता है। पहले के लोग थोड़े से स्पिरिचुअल वाली चीज़ों से ज़्यादा वो थे, तो पहले जो सोसाइटी में लॉ आता है वो डिवाइन लॉ होता है।
फिर हम देखते हैं कि अब जब भगवान का दिया गया, हम मानने लग गए कि भगवान ने ऐसे बोला तो ऐसा करना है, तो फिर वहां से कस्टम का जन्म होता है। ठीक है, कस्टम में क्या होता है, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो लॉज बनाने लग जाते हैं। ठीक है, जो प्रीस्ट और ये जो प्रीस्टली क्लास होती है, मतलब जो पंडित या फिर जो हम चर्च में देखते हैं या फिर हम हर रिलीजन में देखते हैं कि उनके अपने अपने कोई ना कोई होता ही है, तो एक प्रीस्टली क्लास जो होती है वो लॉ बनाने लग जाती है, तो उसे हम कस्टम का नाम कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये प्रथा चली आ रही है। तो सबसे पहले भगवान, फिर देन ये प्रीस्ट आते हैं, देन एरा ऑफ कोडिफिकेशन, ये थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे हम लॉ को कोडिफाई करने लगते हैं, हम लिखने लग जाते हैं कि नहीं भैया ये लॉ है, ये लॉ नहीं है। यहाँ पे इंसान सोचने लग जाता है, इंसान एक रैशनल बीइंग हो जाता है, वो इन पे इतना ध्यान नहीं देता, वो अपनी सोसाइटी की नीड और उसके हिसाब से लॉ की बात करने लगता है। ठीक है, फिर लीगल फिक्शन में क्या कॉन्सेप्ट दिया है, लीगल फिक्शन में उन्होंने दो एक टर्म यूज किए हैं, पहला है स्टेटस और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बोलते हैं, यहां पे हेनरी मेन बोलते हैं कि जो सोसाइटी, जो अर्ली सोसाइटी है, वहां पे स्टेटस के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन था कि तुम अपर कास्ट के हो, तुम हायर कास्ट के हो, तो ये स्टेटस के बेसिस पे बहुत सारा वो था, और स्टेटस के बेसिस पे ऑब्लिगेशंस वगैरह थे और उसके बेसिस पे लॉज वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है वैसे वैसे ये स्टेटस से हम कहाँ आ जाते हैं, ये स्टेटस से सोसाइटी से शिफ्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उस हिसाब से सबकी ऑब्लिगेशंस डिसाइड होने लग जाती है और ये डिस्क्रिमिनेशन भी कम होने लग जाता है। ठीक है, सो ये पूरा उनका कहना था, मेन का कहना था, उन्होंने ये स्टेजेस बताई, साथ ही साथ साबिगनी का वो कहना था। आई होप आपको हिस्टोरिकल लॉ स्कूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल को अगर हम एक क्रक्स में देखेंगे तो उसका पर्पस यही था कि जो लॉ है, अगर आपको कुछ चीज नहीं भी समझ में आई हो तो इसको आप क्रक्स में ले लीजिएगा कि जो लॉ है वो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग बनता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है लॉ, और लॉ यूनिवर्सल, लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता, अलग अलग जगह वो ऐसे डेवलप होता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में बहुत ज्यादा समस्या जाती है, तो मैग्नेट ब्रेन्स उसका सोल्यूशन भी लेके आया है आप लोगों के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे कुछ 2-3 वेबसाइट आएगी, जिसमें सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, आप उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको आपके फोन या आपके लैपटॉप पे नजर आएगी। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस दी गई हैं, 11th 10th 9th 12th सभी क्लासेस दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th एंड एक्स्ट्रा लर्निंग। एक्स्ट्रा लर्निंग में जैसे मिनी जानकारी सीरीज वगैरह के वीडियोस हैं, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11th पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, वो चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, जितने भी क्लास 11 के कोर्सेज बने हैं वो सभी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे क्लास 11th में ही, तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। हम चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़ लीजिए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। आप जहां से कंफर्टेबल हैं आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सभी क्लासेस यहां पे पढ़ाई जाती हैं और सभी सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनको बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।